हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, जिसके अंदर हमने 2 कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन कर लिया था। जिसके अंदर नंबर 1 था क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जिसे फ्रियोन कहते हैं, और 2 नंबर था CNG एंड LPG। आज हम अध्ययन करेंगे बहुलक। तो कार्बनिक यौगिक बहुलक का अध्ययन करेंगे। तो बहुलक का अध्ययन करने से पहले बहुलक की परिभाषा, बहु प्लस लक मतलब बहुत सारे कार्बनिक यौगिक, बहुत सारे छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक या अणु मिलकर एक लंबी कार्बनिक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो उस लंबी कार्बनिक श्रृंखला को बहुलक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण। तो बहुलक क्या हो गया? छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर एक लंबी कार्बनिक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। इसके बाद जो छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एकलक। तो बहुलक क्या हो गया? एकलक अणुओं द्वारा मिलकर बनी एक लंबी कार्बनिक श्रृंखला क्या कहलाती है? बहुलक। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण। तो ये होगी बहुलक और बहुलीकरण की परिभाषा। उसके बाद बहुलक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। तो बहुलक को 2 भागों में डिवाइड किया गया। ए तो हो गया प्राकृतिक बहुलक और बी हो जाएगा संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक कौन से हो जाएंगे? वे बहुलक जो कि प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रकृति द्वारा सीधे प्राप्त होते हैं, वो कौन से बहुलक कहला जाएंगे? प्राकृतिक बहुलक। और संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक कौन से होंगे? वो बहुलक जो कि मानव द्वारा प्रयोगशाला के अंदर बनाए जाते हैं, तो वो बहुलक कौन से हो जाएंगे? कृत्रिम बहुलक। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक बहुलक का, और प्राकृतिक बहुलक में अध्ययन करेंगे हम प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर का अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक रबर क्या होता है? वृक्ष से प्राकृतिक रबर वृक्ष से प्राप्त होता है द्रव के रूप में। वृक्ष से द्रव के रूप में प्राप्त होता है और इस द्रव को क्या बोलते हैं? रबर, जीर या लेटेक्स। जो द्रव के रूप में प्राकृतिक रबर जो वृक्ष से प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? रबर, जीर या लेटेक्स बोलते हैं। और ये लेटेक्स या रबर जीर किसका बना होता है? ये आइसोप्रीन का बना होता है। आइसोप्रीन का पॉली आइसोप्रीन होता है, और पॉली आइसोप्रीन किससे बनेगा? आइसोप्रीन से। तो आइसोप्रीन क्या होता है? वो सबसे पहले उसका सूत्र। तो आइसोप्रीन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये क्या हो गया? आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन के अंदर क्या होगा? 2 कार्बन साइड वाले कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, और तीसरे नंबर वाले कार्बन की एक संयोजकता कार्बन कंप्लीट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन के अन्य एकलक मिलकर बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण करेंगे। बहुत सारे मिल जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? पॉली। तो पॉली आइसोप्रीन का निर्माण करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे, और सिंगल बॉन्ड किसके अंदर चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, और फिर CH के बाद सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड किसके अंदर चेंज होगा? डबल बॉन्ड के अंदर। उसके बाद C के बाद डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड किसके अंदर चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड के अंदर। CH2 CH3। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो एक कार्बन इसने कंप्लीट कर दी, 2 हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर दी, 3 हो गई। बची संयोजकता 1, तो वो
इस कार्बन के इधर साइड वाले एक आइसोप्रीन कंप्लीट करेगा और इस कार्बन में आगे वाला एक आइसोप्रीन इसकी संयोजकता कंप्लीट करेगा। तो इस प्रकार बहुत सारे n अणु आइसोप्रीन के मिलकर n अणु इधर होंगे या n अणु इधर होंगे, आधे अणु और आधे अणु इधर होंगे। तो दोनों साइड मिलकर एक लंबी कार्बनिक श्रृंखला का निर्माण करेंगे जिसके अंदर n अणु होंगे, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन जिसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबर। तो इस प्रकार आइसोप्रीन के बहुलीकरण द्वारा पॉलीआइसोप्रीन यानी कि प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। और ये प्राकृतिक रबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, यानी कि इसे ज़्यादा रबर को बढ़ा नहीं सकते, यानी कि तन्यता इसके अंदर ज़्यादा नहीं ला सकते। तो इसके अंदर इसको तन्यता यानी कि तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता क्या होगी, तो रबर को खींचने पर जो टूटने की जो क्षमता होती है, किस सीमा तक टूटता है, वो क्या होती है, प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता हो जाएगी कि रबर को खींचने पर कौन सी सीमा तक वो क्या हो जाए, कौन सी सीमा तक वो टूटता नहीं है, तो वो सीमा क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता। और तनन सामर्थ्य, इसके अंदर रबर के अंदर की खींचने की क्षमता कितनी होती है, वो क्या हो जाएगी, तनन सामर्थ्य। तो इसका मान बढ़ाने के लिए, तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता का मान बढ़ाने के लिए पॉलीआइसोप्रीन को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। पॉलीआइसोप्रीन को सल्फर के साथ तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए पॉलीआइसोप्रीन को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वल्कनीकरण। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण। तो वल्कनीकरण क्या होता है, यदि ये पूछा जाए तो वल्कनीकरण क्या होता है, पॉलीआइसोप्रीन या प्राकृतिक रबर की तनन सामर्थ्य या प्रत्यास्थता, प्राकृतिक रबर की तनन सामर्थ्य या प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसकी अभिक्रिया, इसको सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। तो ये तो हो गया प्राकृतिक रबर। उसके बाद प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक रबर पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे बी भाग इसका संश्लेषित बहुलक। तो संश्लेषित बहुलक क्या होता है, वह बहुलक जो कि मानव द्वारा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला के अंदर बनाया जाता है। तो वो बहुलक कौन सा हो जाएगा, संश्लेषित बहुलक। और संश्लेषित बहुलक के अंदर जैसे उदाहरण देखें तो जैसे कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक और संश्लेषित रबर इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक बहुलक के अंदर हमने प्राकृतिक रबर का अध्ययन कर लिया और संश्लेषित बहुलक के अंदर हम संश्लेषित रबर, रेशे, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे कृत्रिम रेशे। इसका अध्ययन करेंगे कृत्रिम रेशे। और कृत्रिम रेशे में ए पार्ट हो गया नायलॉन 66। तो कृत्रिम रेशे के अंदर सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम नायलॉन 66 का। तो नायलॉन 66 का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले इसको बनाने की प्रक्रिया, नायलॉन 66 का निर्माण कैसे होता है, तो हम पढ़ेंगे नायलॉन 66। तो इसको बनाने के लिए हमें दो एकलक की
दो प्रकार के एकलक की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर दोनों एकलक के अंदर कार्बन की संख्या क्या होगी, 6 और 6। दोनों कार्बन की अणुओं के अंदर क्या होगी, दोनों एकलक के अंदर कार्बन की संख्या होगी 6 और 6। तो इसके अंदर एक तो होगा हेक्सामेथिलीन, एक तो होगा एडिपिक अम्ल और दूसरा होगा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो एक तो होगा एडिपिक अम्ल और दूसरा होगा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। एक होगा एडिपिक अम्ल और दूसरा होगा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो इसका सूत्र बनाने के लिए एडिपिक अम्ल कार्बन की संख्या कितनी होगी, इसके अंदर कार्बन की संख्या होगी 6, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो गया। इसके बाद C डबल बॉन्ड O OH। तो ये क्या हो गया, अम्ल। इसके अंदर एक कार्बन और 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन तो हो गए, टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, 6। तो अम्ल बनाने के लिए तो अम्ल हो गया ये इसका, अगर इसको सीधा लिखें तो ये होता है COOH, जिसे क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। ये क्या हो गया, अम्ल। दोनों साइड क्या लगा दिया हमने, अम्ल। तो दोनों साइड अम्ल लगा दिए तो 2 कार्बन तो कंप्लीट हो गए। टोटल कार्बन कितने होते हैं, 6। तो टोटल कार्बन 6 है, तो बचे 4 कार्बन, तो वो बीच के अंदर क्या आएगा, CH2। 4 कार्बन है तो 4 CH2, क्योंकि संयोजकता पूर्ण करने के लिए H2 साथ में रखेंगे और 4 कार्बन हो जाएगा। तो इसके कारण 4 कार्बन तो ये हो गए, 1 2 और 4 6 कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा, एडिपिक अम्ल। ये हो गया एडिपिक अम्ल। उसके बाद हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो इसी नाम से हम सूत्र का निर्माण करेंगे। तो इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6। तो हेक्सा का मतलब हमने IUPAC के अंदर पढ़ा था, क्या होता है, 6। तो 6 होता है, तो 6 क्या चीज़ है, मेथिलीन। तो मेथ क्या होते हैं, 1 कार्बन वाला, तो 6 क्या हो जाएंगे, CH2। CH2 क्या हो जाएंगे, 6। इसके बाद डाई का मतलब क्या होता है, 2। तो 2 होंगे तो एमीन, 2 एमीन। और एमीन क्या होता है, NH2। एमीन होता है NH2। तो यहाँ हो जाएगा NH2। तो इस प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो नाइलॉन 6 को बनाने के लिए 6 कार्बन वाले एकलक की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर एक होगा एडिपिक अम्ल और दूसरा होगा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो एडिपिक अम्ल के अंदर पहले 2 अम्ल लगाएंगे, साइड के अंदर 2 अम्ल लगाए तो इसके अंदर 2 कार्बन की पूर्ति होगी। टोटल कार्बन कितने हैं, 6। तो बचे कार्बन 4। तो 4 कार्बन बीच के अंदर लगा दिए, तो ये बन गया एडिपिक अम्ल, जिसके N अणु ले लिए। उसके बाद हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। हेक्सा का मतलब होता है 6, मेथिलीन मतलब 1 कार्बन वाला। तो 1 कार्बन वाले कितने आएंगे, 6। तो 1 कार्बन वाले 6 आ गए। उसके बाद डाईएमीन। तो डाई का मतलब होता है 2, तो एमीन होता है NH2। तो डाई का मतलब 2 हो गया, तो 1 NH2 इधर साइड और 1 NH2 क्या हुआ, इधर साइड। तो इसके अंदर N अणु इसके ले लिए और N अणु इसके ले लिए। इसके बाद इससे OH बाहर निकल जाएगा और इससे क्या निकल जाएगा, H बाहर निकल जाएगा। तो OH और H अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, OH और प्लस H। तो H कितने हो गए, 2 और 1 ऑक्सीजन। तो क्या बना लेंगे, H2O। तो माइनस NH2O बाहर आ जाएगा। उसके बाद बचेंगे वो क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे। तो आगे क्या लिखेंगे, ये तो OH तो बाहर निकल गया, बचा क्या है, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद CH2 4
सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O, उसके बाद सिंगल बॉन्ड OH बाहर निकल गया, यहाँ से H बाहर निकल गया, आगे बचा NH सिंगल बॉन्ड CH2 6, इसके बाद सिंगल बॉन्ड NH, उसके बाद ये H बाहर निकल गया, तो ये N अणु है, तो ये क्या आ जाएगा N, और इसको क्या बोलते हैं नाइलॉन 6,6। तो नाइलॉन 6,6 का निर्माण किससे होगा? नाइलॉन 6,6 का निर्माण एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिल डाइएमीन की बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइलॉन 6,6 का निर्माण होता है। एडिपिक अम्ल के अंदर क्या होगा, 2 अम्ल लगाएंगे, उसके बाद 2 अम्ल क्या कर देंगे, 2 कार्बन की पूर्ति कर देंगे। टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो बचे कार्बन 4 बीच के अंदर लगा दिए। उसके बाद हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सा का मतलब क्या होता है 6, और मेथिल मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन वाले 6 लगा दिए। उसके बाद डाइएमीन, डाई का मतलब होता है 2, तो 2 होता है, तो एक एमीन इधर वाली साइड और एक एमीन इधर वाली साइड लगा देंगे। तो इसके अंदर से अम्लों के अंदर से OH बाहर और इसके एमीन के अंदर से H बाहर, और OH और H अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे H2O। तो N अणु इसके और N अणु इसके, तो क्या हो गए NH2O बाहर निकल गया। उसके बाद जो बचा है वो लिखा, तो क्या बचा OH बाहर निकल गया, तो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 4 C डबल बॉन्ड O, NH CH2 6 NH, और ये कितने अणु मिलकर बने हैं N अणु, तो बाहर क्या लगा दिया N, और ये क्या होता है नाइलॉन 6,6। तो ये इसका क्या हो गया निर्माण प्रक्रिया। उसके बाद इसका उपयोग, तो नाइलॉन 6,6 का निर्माण किसके अंदर किया जाता है, मशीनों के अंदर गियर के रूप में, और सब बियरिंग के मशीनों के अंदर गियर और बेरिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग टायर के अंदर, कपड़े के अंदर, रेसे के अंदर इत्यादि के अंदर भी किया जाता है। तो ये नाइलॉन 6,6 का उपयोग बेयरिंग के अंदर, मशीनों के अंदर, गियर के अंदर, या फिर टायर के अंदर, कपड़े के अंदर या रेसे निर्माण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हो जाएगा, ये तो हो गया नाइलॉन 6,6 कृत्रिम रेसे के अंदर 1 नंबर। उसके बाद कृत्रिम रेसे के अंदर 2 नंबर होगा टेरिलिन। कृत्रिम रेसे के अंदर 2 नंबर पर होगा टेरिलिन। टेरिलिन जिसे डेक्रोन भी कहते हैं। तो नाइलॉन 6,6 का निर्माण सीख लिया। इसके बाद होगा टेरिलिन, और टेरिलिन का निर्माण कैसे होगा वो देखेंगे। टेरिलिन का निर्माण के लिए सबसे पहले चाहिएगा हमें एक अम्ल, जिसे क्या बोलते हैं टरथेलिक अम्ल। तो टरथेलिक अम्ल आ गया, तो अम्ल आ गया तो क्या लिखाएंगे C डबल बॉन्ड OH, तो लगा दिया, दोनों साइड लगाएंगे क्योंकि दोनों साइड अभिक्रिया होगी। तो C डबल बॉन्ड OH लगा दिया। और टरथेलिक अम्ल के लिए बीच में क्या लगाया जाएगा बेंजीन। तो ये क्या हो जाएगा टरथेलिक अम्ल। टरथेलिक अम्ल, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, तो इसकी अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल के साथ करेंगे। तो एथिलीन क्या होता है CH2 F क्या होता है 2 कार्बन वाला, ग्लाइकोल ओल क्या होता है OH, तो दोनों साइड क्या लगा देंगे OH। तो N अणु इसके ले लियो और N अणु इसके ले लिए। तो इसके अंदर से OH बाहर, इसके अंदर से OH बाहर, इससे H बाहर और इससे H बाहर, और इसके अंदर H और OH अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे H2O। तो NH2O बाहर निकल गया। उसके बाद क्या बचा, इसके अंदर OH बाहर आ गया तो बचा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH बाहर, H बाहर, आगे है O, CH2O, और इसके बाद ये
कंप्लीट और n अणु मिलकर बना रहे हैं तो ये क्या लग जाएगा n, और इसको बोलते हैं हम टेरिलिन या डेक्रोन। तो टेरिलिन या डेक्रोन का निर्माण किससे होगा? टे से, टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से। टरथैलिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? COOH दो साइड लगाएंगे और बीच में क्या लगाएंगे? बेंजीन, तो वो क्या बन जाएगा? टरथैलिक अम्ल। उसके बाद एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन होता है 2 कार्बन वाला, तो CH2 2 कार्बन वाला लगा दिया। उसके बाद ग्लाइकोल का मतलब होता है 2 OH, ओल मतलब OH, तो 2 OH लगाएंगे तो 1 OH इधर साइड और 1 OH इधर साइड। तो अम्ल से तो OH निकल जाएगा और इसके अंदर से H बाहर निकल जाएगा, तो वो क्या बना लेंगे? H2, और बचा हुआ भाग होगा C डबल बॉन्ड O बेंजीन, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, तो जिसके n अणु आ जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? टेरिलिन या डेक्रोन। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि संश्लेषित बहुलक के अंदर प्राकृतिक बहुलक पढ़ा, बहुलक के अंदर संश्लेषित बहुलक और प्राकृतिक बहुलक, जिसके अंदर हमने प्राकृतिक बहुलक के अंदर प्राकृतिक रबर का अध्ययन करा जो कि आइसोप्रीन के बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद नायलॉन 66 जो कि क्या है? संश्लेषित बहुलक, और संश्लेषित बहुलक के अंदर 1 नंबर पॉइंट पढ़ा था हमने कृत्रिम रेशे, और कृत्रिम रेशे का फर्स्ट भाग था नायलॉन 66 जिसका निर्माण होता है एडीपी का अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की बहुलीकरण अभिक्रिया द्वारा, तथा इसके बाद टेरिलिन जिसे डेक्रोन भी बोलते हैं इसका निर्माण होता है टेरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल की बहुलीकरण की अभिक्रिया द्वारा। इसके बाद जो तीसरा इसका भाग होगा उसके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।